जय हिंद। आज से आप लोगों को पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस विषय की शुरुआत कहाँ से होती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हमने बताया संविधान, राज्य व्यवस्था, और राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र, ठीक है। तो सबसे पहले भाई राजनीतिक शास्त्र से ही संविधान और राज्य व्यवस्था का उद्भव हुआ है। तो राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय का उद्भव कहाँ से हुआ? ये यूनान में पहले नगर राज्य हुआ करते थे। अब नगर राज्य धीरे धीरे जब राष्ट्र राज्यों में परिवर्तित हुए तो राष्ट्र राज्यों को संचालित करने के लिए राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ, ठीक है। तो राजनीतिक शास्त्र क्या होता है? राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र का ही एक अंग है जो मानव के राजनीतिक पक्षों का अध्ययन करता है। इसमें मानव से संबंधित संस्थाएं, संगठन का अध्ययन किया जाता है। और राजनीतिक शास्त्र में क्या क्या शामिल होता है? राजनीतिक शास्त्र में जैसे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक अवधारणा, राजनीतिकवाद, राजनीतिक दर्शन, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, और भारतीय लोक प्रशासन। इस विषय को हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस को। लेकिन क्या हुआ कि जब धीरे धीरे इसका ट्रेंड बदल चुका है। अब कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक दर्शन में जैसे चिंतक हैं अरस्तु, प्लेटो, गांधी, अंबेडकर, इनसे रिलेटेड जो स्टेटमेंट ये लोग दिए होते हैं ये कभी कभी जीएस के पेपर में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे इसका भी महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत में हम राजनीति विषय का विषय क्षेत्र पढ़ते हैं, और राजनीतिक अवधारणा में जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं। और राजनीतिकवाद में जैसे समाजवाद, व्यक्तिवाद, फासीवाद, अराजकतावाद, इसको पढ़ा जाता है। राजनीतिक दर्शन में जैसे इंडियन थिंकर हो गए, फॉरेन थिंकर हो गए, इनको पढ़ा जाता है। और तुलनात्मक राजनीति में जैसे भारत की राज्य व्यवस्था क्या है और विदेशों की राज्य व्यवस्था से इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है कि विभिन्न संगठनों का अध्ययन जैसे सार्क है, आसियान है, इसका अध्ययन किया जाता है। और भारतीय लोक प्रशासन में जैसे क्या होता है सच्चरित्रता और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब बात आती है ये राज्य व्यवस्था, ठीक है। लेकिन लोग बोलते हैं जब जीएस में क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस। नहीं, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा जाता है। जीएस में राज्य व्यवस्था और संविधान जैसे टॉपिक को पढ़ा जाता है, ठीक। तो राज्य व्यवस्था क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए राज्य व्यवस्था है क्या। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। जब संविधान को लागू किया जाता है तो बहुत सारे मुद्दे उभर कर आते हैं, जैसे संसद के निर्णय, जैसे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, और बहुत सारी संस्थाएं उभर कर आती हैं। इसी को सामूहिक रूप से राज्य व्यवस्था बोल दिया जाता है। इसे क्या है कि राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, ठीक। संविधान का व्यवहारिक रूप है। जब संविधान को लागू किया जाता है तो बहुत सारे मुद्दे उभर कर आते हैं, जैसे संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, और बहुत सारी संस्थाएं भी उभर कर आती हैं, ठीक।
बहुत सारी संस्थाएं पर। तो आज से कोई पूछेगा कि राज्य व्यवस्था क्या है? राज्य व्यवस्था संविधान का ही व्यवहारिक रूप है। और संविधान क्या है? सबसे पहले संविधान को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पता होना चाहिए। संविधान की पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों? ठीक, सबसे पहले क्या है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह में रहता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा यूनानी विचारक अरस्तु बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह समाज में रहता है। और जब समाज में रहता है तो उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सबसे पहले अपने हितों की पूर्ति करने की कोशिश करता है। और जब वो अपने हितों की पूर्ति कर रहा होता है तो अन्य व्यक्तियों के हितों से उसका टकराव होता है, और टकराव के फलस्वरूप संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी संघर्ष को कम करने के लिए ही कानून बनाए जाते हैं। ठीक, तो क्या है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समूह में रहता है और उपलब्ध संसाधनों के द्वारा अपने हितों की पूर्ति करता है। और इससे क्या होता है कि अन्य व्यक्तियों से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। अन्य व्यक्तियों से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी टकराव को कम करने के लिए कानून बनाए गए। ठीक, तो अब शुरू करते हैं संविधान। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आते हैं जीएस में। ठीक, संविधान। तो संविधान क्या है, हमने ये तो बता दिया संविधान क्यों पढ़ा जाता है। ठीक, अब पता होना चाहिए संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान उन कानूनों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन कानूनों का संग्रह है, जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक, अब इसमें दो बिंदु आए हैं, जैसे एक आया है देश, एक आया है शासन। ठीक, इसका भी मतलब पता होना चाहिए भाई। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो अगर हम जिस लाइन से गुजरे हुए हैं उसका हर एक का पहले अर्थ पता होना चाहिए। जब अर्थ क्लियर होगा तो टॉपिक अपने आप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया कि देश और शासन का अर्थ समझना होगा। तो देश क्या होता है? तो तीन अवधारणाएं होती हैं। एक होता है देश, एक होता है राष्ट्र, और एक होता है राज्य। ठीक, देश क्या है? देश एक प्रकार की भौगोलिक अवधारणा है। क्या है? भौगोलिक अवधारणा है जिसमें मौसम और जलवायु शामिल होता है। ओके, अब कोई पूछेगा राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक अवधारणा है या भावनात्मक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक अवधारणा। ओके, या भावनात्मक अवधारणा है। अब भावनात्मक अवधारणा क्या है? जैसे लोग भावना के द्वारा एक होने की कोशिश करते हैं, और लोग रीति रिवाज के द्वारा एक होने की कोशिश करते हैं, और लोग जो होता है ये साझा अस्तित्व, साझा अतीत से एक होते हैं, और जाति के द्वारा एक होते हैं, धर्म के द्वारा एक होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात आई राज्य की। ठीक है, राज्य की। तो राज्य क्या होता है कि सामान्यतः लोग राज्य को प्रांत से जोड़ देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ठीक, लेकिन
राजनीतिक संरचना से इसका स्वरूप अलग होता है। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा है। इसमें 4 तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर 1 भूभाग, फिर इस पर रहने वाली जनसंख्या, फिर इस जनसंख्या को संचालित करने के लिए सरकार, और सरकार क्या होनी चाहिए? संप्रभु होनी चाहिए। ठीक, तो राज्य को होने के लिए 4 तत्व होना अनिवार्य है, वैकल्पिक नहीं है, ये अनिवार्य है। इसमें भूभाग शामिल होना चाहिए, और भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या शामिल होनी चाहिए, और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार संप्रभु होनी चाहिए। देखो, अगर एक दूसरे से आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भूभाग, भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, जनसंख्या को संचालित करने के लिए सरकार, और सरकार संप्रभु होनी चाहिए। तो सबसे पहले संप्रभु का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। संप्रभु जो होता है वो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जो सरकार स्वतंत्र होती है, उसी को संप्रभु बोल दिया जाता है। मतलब इसमें इसकी अवधारणा तो बहुत बड़ी है। जैसे इसकी कानूनी अवधारणा जीन बोंदा ने दी 16वीं सदी में। ठीक है, जीन बोंदा के बाद हॉब्स आते हैं, हॉब्स के बाद लॉस्की आते हैं, लॉस्की के बाद डेविड हेल्ड आते हैं। इन्होंने अपने अपने विचारों के माध्यम से संप्रभुता को परिभाषित किया है, लेकिन हम लोगों को इतना गहराई में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए संप्रभुता को हम सामान्य भाषा में ये समझ लेते हैं कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र। ठीक, तो अब शुरू करते हैं संविधान का अध्ययन। ठीक, संविधान का अध्ययन। ओके, तो संविधान में क्या क्या होते हैं? संविधान में भाग होते हैं, ठीक, अध्याय होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, परंतु होते हैं, जिसको क्लॉज कहते हैं, उपरंतु होते हैं, जिसको सब क्लॉज कहते हैं। ठीक है, और अनुसूचियां होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पहले पता होना चाहिए। भाग क्या होता है? तो भाग क्या होता है कि संविधान को व्यवस्थित रूप देने के लिए भाग बनाए गए हैं। जैसे क्या है कि भाग 1 में क्या कहा गया है, भाग 2 में क्या कहा गया है। भाग 1 में जैसे भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में नीति के तत्वों के बारे में बताया गया है, और भाग 5 में संघ की सरकार के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार भाग शामिल किए गए ताकि संविधान को व्यवस्थित रूप दिया जा सके। ठीक है, और जो बहुत बड़े भाग होते हैं उसमें अध्यायों को शामिल किया गया है। ठीक, और अनुच्छेदों को शामिल किया गया है, जैसे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है। और परंतु क्लास, देखो सबसे पहले क्या होता है कि थोड़ा आप लोगों को डिफरेंस बता दें। तो जैसे दिया हुआ है आर्टिकल, जैसे दिया हुआ है आर्टिकल, एक है आर्टिकल 39A, 39A, और एक है आर्टिकल 39A। ठीक, देखो ये ऐसे लिखा है और ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं ये पता होना चाहिए। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को जान लेने से टॉपिक आसान हो जाता है। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 39 क्लास ए। ठीक, इसको आर्टिकल 39 क्लास ए पढ़ेंगे, और इसको आर्टिकल 39A पढ़ेंगे। ठीक, यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, यह एक स्वतंत्र अनुच्छेद है। ठीक, यह स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, स्वतंत्र अनुच्छेद नहीं है, और यह स्वतंत्र अनुच्छेद है। यह स्वतंत्र अनुच्छेद है। ठीक, तो आर्टिकल 39 क्लास ए, आर्टिकल 39A ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। ठीक, इसमें क्लास जोड़ दिया जाएगा, इसमें खाली इसको पढ़ा जाएगा। ठीक, अब आते हैं सब क्लास पे। तो जैसे पढ़ लिया आर्टिकल 19
क्लास 1 सब क्लास ए, ऐसे पढ़ा जाएगा। आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए। ठीक, अब आते हैं अनुसूचियाँ पर। अनुसूचियाँ क्या होती हैं? अनुसूचियाँ क्या होती हैं? तो अनुसूचियाँ संविधान के अंत में जोड़ी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान का उल्लेख करती है। ठीक, तो संविधान के प्रावधान का उल्लेख कैसे करती है? जैसे आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बोला गया है, और इसी को अनुसूची 1 में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।